दिसंबर 2025, ढाका, एक युवा नेता शरीफ उस्मान हादी, उनकी गोली लगने से मौत हो जाती है। और ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे बांग्लादेश को एक बार फिर से अशांति की आग में झोंक दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है, ये कहानी है एक क्रांति की, एक अंतरिम सरकार की और उन चुनावों की जिन पर पूरे देश का भविष्य टिका है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके जरिए हम बांग्लादेश के इस उथल-पुथल भरे सफर की पड़ताल करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 के छात्र आंदोलन से जो एक उम्मीद जगी थी, वो आज सड़कों पर हो रही हिंसा में कैसे बदल गई। हाँ, मतलब बांग्लादेश आखिर इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम ताज़ा घटनाओं से। 18 दिसंबर 2025 को शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हादी वो 2024 के छात्र विद्रोह का एक बड़ा चेहरा थे ना? हाँ, एक बहुत प्रमुख चेहरा थे। लेकिन ये सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं थे, बहुत जल्द इन्होंने खतरनाक मोड़ ले लिया। खतरनाक मतलब बहुत ज्यादा। ढाका में प्रथम आलो और द डेली स्टार जैसे मतलब देश के सबसे बड़े अखबारों के दफ्तरों पर हमले हुए। हाँ। सांस्कृतिक केंद्रों को भी निशाना बनाया गया। एक मिनट, अखबारों पर हमला, ये तो कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं लगता। नहीं, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अंतरिम सरकार के कुछ हिस्से इन हमलों को रोकने में नाकाम रहे। या उन्होंने होने दिया, या शायद उन्होंने जानबूझकर ढील दी। ये सिर्फ हिंसा नहीं है, ये समाज में मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला है। अच्छा, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, बल्कि सांस्कृतिक भी हो गई है। सांस्कृतिक, इसका क्या मतलब है? क्या आप ये कह रही हैं कि ये हमले सिर्फ सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश की पहचान को लेकर एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है? बिल्कुल। ये एक तरफ सेक्युलर और प्रगतिशील सोच और दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी विचारधारा के बीच का टकराव है, जो अब खुलकर सड़कों पर आ गया है। मीडिया हाउस और सांस्कृतिक केंद्र प्रगतिशील विचारों के प्रतीक हैं और उन पर हमला करके ये समूह एक संदेश देना चाहते हैं। और ये हिंसा ये सिर्फ संस्थानों तक नहीं रुकी। नहीं। अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ भीड़ की हिंसा की खबरें भी आईं, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या भी शामिल है। ये एक डर का माहौल बना रहा है। और इसी केओटिक माहौल के बीच राजनीति की बिसात पर भी कुछ बड़ी चालें चली जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ बीएनपी, जो शेख हसीना की आवामी लीग की पारंपरिक प्रतिद्वंदी पार्टी रही है, हाँ। उसके कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने सालों के निर्वासन के बाद बांग्लादेश में वोट देने के लिए पंजीकरण कराया है। अच्छा, तो वापस आ रहे हैं। ये एक बड़ा संकेत है कि पुरानी राजनीतिक ताकतें वापसी की तैयारी कर रही हैं। और दूसरी तरफ फरवरी 2026 के चुनावों से ठीक पहले देश के हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को एकजुट करने के मकसद से एक नई राजनीतिक पार्टी भी बनाई गई है। तो एक तरफ पुरानी दुश्मनी फिर से सर उठा रही है और दूसरी तरफ ये पहचान की राजनीति और तेज होती जा रही है। ये तो एक बहुत ही विस्फोटक कॉकटेल जैसा लग रहा है। सही कहा। ये सब देश में बढ़ती जातीय धार्मिक राजनीतिक लामबंदी की तरफ इशारा करता है। ये केवल सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि पहचान की राजनीति का गहरा होता संकट है। इस आज की उथल-पुथल को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये संकट ये अचानक तो पैदा नहीं हुआ, इसकी जड़ें 2024 में है, जब सब कुछ बदल गया था। बिल्कुल। 2024 की कहानी के बिना आज को समझना नामुमकिन है। तो चलिए 2024 में चलते हैं। जुलाई अगस्त का महीना था और प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन शुरू हुआ। ये शुरू तो सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ हुआ था, है ना? हाँ, शुरू तो वहीं से हुआ था। एक काफी सीधा साधा मुद्दा लगता है, पर वो सिर्फ एक चिंगारी थी। अच्छा। सालों से युवाओं में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वो जो राजनीतिक दमन था, उसको लेकर जो गुस्सा दबा हुआ था, उसे बाहर आने का एक मौका मिल गया। वो आंदोलन बहुत तेजी से सिर्फ कोटा का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने का आंदोलन बन गया। सड़कों पर हमें सुधार नहीं, क्रांति चाहिए जैसे नारे गूंजने लगे थे। मतलब छात्रों की निराशा एक पूरे सिस्टम के खिलाफ गुस्से में तब्दील हो गई। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और हिंसक झड़पों के बाद अगस्त 2024 में शेख हसीना, जो दशकों से बांग्लादेश की राजनीति का केंद्र थी, हाँ, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और वो भारत चली गईं। एक छात्र आंदोलन ने सरकार गिरा दी। वो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सौंपा गया। मोहम्मद यूनुस, हाँ, उनका काम था
शासन में सुधार करना और नए निष्पक्ष चुनावों की तैयारी करना। ये एक उम्मीद की किरण जैसा था। लोगों को लगा कि शायद अब सच में कुछ बदलेगा। लेकिन राजनीति को साफ करना इतना आसान कहाँ होता है ना? खासकर जब पुरानी ताकतें अब भी मौजूद हों। हाँ, शेख हसीना देश से बाहर थी, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं। उनकी मुश्किलें तो और बढ़ गईं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उनकी गैर मौजूदगी में उन पर मुकदमा चलाया। अच्छा। आरोप थे 2014 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने के। कुछ ऑनलाइन रिपोर्टों में तो मौत की सजा दिए जाने का भी दावा किया गया। मौत की सजा? हाँ, हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इन आरोपों ने ही उनकी राजनीतिक वापसी को लगभग नामुमकिन बना दिया है। तो 2024 में क्रांति हुई, एक नई सरकार बनी और उम्मीदें आसमान पर थीं। लेकिन ये उम्मीदें 2025 तक आते आते टूटने लगी। 2025 में ऐसा क्या हुआ जिसने आज के संकट की जमीन तैयार की? 2025 की शुरुआत से ही टकराव के संकेत मिलने लगे थे। जुलाई 2025 में गोपालगंज, जो शेख हसीना का गढ़ माना जाता है। हाँ बिल्कुल, वहाँ उनकी प्रतिबंधित पार्टी अवामी लीग के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच भयानक हिंसक झड़पें हुई। कई लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए और कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो ये साफ संकेत था कि हसीना के समर्थक चुप नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, और वो जमीन पर अब भी टकराव के लिए तैयार है। और ये सिर्फ सड़कों पर राजनीतिक हिंसा तक सीमित नहीं था। अच्छा, वो कैसे? सरकार ने टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक अध्यादेश लाने की कोशिश की, लेकिन देश भर के राजस्व अधिकारियों ने उसके खिलाफ हड़ताल कर दी। हड़ताल कर दी? हाँ, और इस हड़ताल से व्यापार और अर्थव्यवस्था लगभग ठप पड़ गई। सरकार को मजबूरी में टैक्स कलेक्शन को आवश्यक सेवा घोषित करके इस हड़ताल को खत्म करवाना पड़ा। मतलब सुधार करना भी मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल। ये घटना दिखाती है कि अंतरिम सरकार के लिए सुधारों को लागू करना कितना मुश्किल हो रहा था। उसे हर कदम पर विरोध का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जो सबसे अजीब बात हुई वो तो तब थी जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सुधारों के लिए अपना राष्ट्रीय चार्टर पेश किया और उसके खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू हो गए। हाँ, मतलब जिन लोगों ने सरकार बनाई वही उसके खिलाफ हो गए। ये तो बड़ी अजीब बात है। यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जिन छात्र और आंदोलनकारी नेताओं ने क्रांति की थी, उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। धोखा? हाँ, उन्हें लगा कि उनकी जो मुख्य मांगे थीं, वो इस चार्टर में शामिल ही नहीं की गई। क्या थी वो मुख्य मांगे? मतलब वो ऐसा क्या चाहते थे जो इस चार्टर में नहीं था? देखिए, वो सिर्फ सतही सुधार नहीं चाहते थे, वो व्यवस्था में बुनियादी बदलाव चाहते थे। जैसे कि पुराने सभी बड़े राजनेताओं पर हमेशा के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना या राजनीति में सेना की भूमिका को पूरी तरह खत्म करना। उन्हें ये चार्टर एक तरह का समझौता लगा, क्रांति नहीं। उनके लिए ये वैसा ही था जैसे किसी पुरानी इमारत पर नया पेंट कर देना, जबकि वो पूरी इमारत को ही गिराकर नया बनाना चाहते थे। ओके, अब मुझे पैटर्न समझ में आ रहा है। ये तो ऐसा हुआ कि अंतरिम सरकार मतलब दोनों तरफ से पिस रही है। बिल्कुल। एक तरफ शेख हसीना के समर्थक हैं जो पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वही क्रांतिकारी ताकतें हैं जो इस सरकार को सत्ता में लाई थी, लेकिन अब वो भी नाराज हैं। बिल्कुल, और यही इस वक्त बांग्लादेश की सबसे बड़ी मुश्किल है। इसे क्रांति का विरोधाभास कह सकते हैं। अंतरिम सरकार एक बहुत ही नाजुक रस्सी पर चल रही है, जिसके एक तरफ पुरानी सत्ता की खाई है और दूसरी तरफ क्रांति की उम्मीदों का दबाव। तो इन सारी घटनाओं के पीछे की जो मूल वजह है, अगर उन्हें समझना हो तो वो क्या है? पहली तो सत्ता का संघर्ष साफ दिख रहा है। हाँ, पहली और सबसे बड़ी वजह सत्ता का संघर्ष ही है। चुनाव कब और कैसे हों, अवामी लीग जैसी प्रतिबंधित पार्टियों की भूमिका क्या होगी, क्या राजनीतिक व्यवस्था में सच में कोई सुधार होगा, इन्हीं सवालों पर पूरा संघर्ष टिका है। ये सिर्फ चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, ये बांग्लादेश के भविष्य की दिशा तय करने की लड़ाई है। और दूसरी वजह, जैसे हमने शुरू में बात की, समाज का ध्रुवीकरण है। ये अब सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीनी स्तर पर खासकर युवाओं और छात्रों के राजनीतिक आंदोलनों को ताकत मिली है, लेकिन उन्हें स्थापित राजनीतिक अभिजात वर्ग और कट्टरपंथी समूहों से कड़ा विरोध मिल रहा है, और वो अक्सर हिंसा का सहारा लेते हैं। मतलब ये एक वैचारिक टकराव है। हाँ, ये एक वैचारिक टकराव है जो सड़कों पर लड़ा जा रहा है, जहाँ एक तरफ प्रगतिशील विचार है तो दूसरी तरफ कट्टरपंथ। और इस टकराव का सीधा असर मीडिया और बोलने की आजादी पर पड़ रहा है। निश्चित रूप से पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है।
प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले समूहों का कहना है कि ये हमले लोकतांत्रिक स्पेस को सिकोड़ रहे हैं। और ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि जब मीडिया ही सुरक्षित नहीं है तो सच सामने कैसे आएगा? सच कैसे आएगा और लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? और इसी माहौल में, जैसा कि अक्सर होता है, सांप्रदायिक हिंसा को भी हवा मिलती है। कथित ईशा निंदा के नाम पर हमले, सांस्कृतिक स्थलों पर हमले और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, ये सब उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। जब राजनीतिक अस्थिरता होती है और कानून व्यवस्था कमजोर पड़ती है तो समाज के सबसे कमजोर वर्ग अक्सर सबसे आसान निशाना बन जाते हैं। ये घटनाएं देश के सामाजिक ताने बाने को बहुत बुरी तरह से कमजोर कर रही हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? आज की तारीख में बांग्लादेश की राजनीति के मुख्य खिलाड़ी कौन कौन है, जिनकी चालों पर देश का भविष्य टिका है? अगर हम मुख्य खिलाड़ियों को देखें तो कई गुट हैं। एक तरफ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है जो किसी तरह स्थिरता लाने और चुनाव कराने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी अवामी लीग है जो भले ही प्रतिबंधित हो लेकिन आज भी एक बड़ी जमीनी ताकत है। सही बात। तीसरे बीएनपी जैसी पुरानी विपक्षी ताकतें हैं जो वापसी कर रही हैं और नेशनल सिटीजन पार्टी जैसी नई पार्टियां भी उभर रही हैं। और इन सबके बीच शायद सबसे अहम खिलाड़ी नागरिक समाज है। छात्र, सांस्कृतिक समूह और मीडिया। हाँ, जो इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है और लगातार बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये बहुत ज्यादा उलझा हुआ मामला है। बिल्कुल। विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश का संकट सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। ये पहचान का संकट है, संस्थानों में विश्वास का संकट है, आर्थिक चिंताओं और युवाओं की निराशा से जुड़ा संकट है। जब लोगों का पूरे सिस्टम पर से ही भरोसा उड़ जाता है तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? फरवरी 2026 में चुनाव होने हैं। क्या ये चुनाव कोई समाधान ला सकते हैं? यही सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ वोट डलवा देना ही काफी नहीं है। चुनाव विश्वसनीय कैसे होंगे, जनता का भरोसा कैसे बहाल किया जाएगा और क्या सरकार सभी नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी? ये चुनाव, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं होंगे बल्कि ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए एक परीक्षा होगी। तो हमने देखा कि कैसे 2024 की क्रांति से जन्मी उम्मीदें 2025 के अंत तक आते आते हिंसा, टकराव और अनिश्चितता में बदल गई हैं। एक तरफ सुधार की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ पुराने और नए दुश्मन सर उठा रहे हैं। बांग्लादेश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता बहुत धुंधला नजर आ रहा है। इन सब को देखकर मेरे मन में एक सवाल उठता है। समाज में इतना गहरा ध्रुवीकरण, बढ़ती चरमपंथी हिंसा और हर तरफ अविश्वास का माहौल, क्या ऐसे में कुछ महीनों में होने वाले चुनाव वास्तव में बांग्लादेश के संकट का समाधान कर सकते हैं? या कहीं ये चुनाव ही एक और बड़े संघर्ष की वजह तो नहीं बन जाएंगे?